अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू ने मुल्की सियासत में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ाम तराशियों का ना ख़त्म होने वाला एक और सिलसिला शुरू हो चुका है। आज ब्रॉडशीट के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपने एक ट्विटर बयान में कहा गया कि पहले पानामा पेपर्स ने हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया और अब ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने एक मरतबा फिर हमारी हुक्मरान अशराफिया की बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को अया करके रख दिया है। अशराफिया इन बैनुल अक़वामी इंकशाफात पर इंतकामी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकती। अपनी ट्वीट्स में इमरान खान ने ये लिखा कि ये इंकशाफात बार बार क्या बयान कर रहे हैं। पहला ये कि जो मैं 24 साल से करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए कह रहा हूँ कि करप्शन पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दूसरा ये कि ये अशराफिया इक़्तिदार में आकर मुल्क को लूटती है। तीसरा ये कि ये नाजायज़ तरीक़ों से जमा की गई दौलत को मुल्की इदारों की गिरफ्त से बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि करप्शन के ये तमाम इंकशाफात अभी तो सिर्फ आगाज़ हैं। हम ब्रॉडशीट के मामले में मुकम्मल शफ़ाफ तहकीकात चाहते हैं। ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका? इसी मामले पर आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, ज़रा देखिए। जब ये एक ब्रॉडशीट एक चीज़ सबके सामने आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें, इंग्लैंड की फर्म थी, तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सिस्टम, सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। मुल्क गरीब है, मकरूज है, मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू को अपोजिशन पर तनकीद के लिए अब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म से आटा, चीनी और पेट्रोल स्कैंडल के अलावा फॉरेन फंडिंग केस का जवाब मांग रही हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ब्रॉडशीट मामले पर वो क्या कहती हैं, ये भी सुनिए। इस वक्त नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। 400 करोड़ रुपए इमरान साहब ने अदा किए। ये कहा गया कि अगर आप $25 मिलियन रिकवर आपको देते हैं तो उसमें हमें 25% हिस्सा दिया जाए। ये वहाँ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं शहजाद अकबर की तरफ से। आवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। अब एक तरफ पीडीएम की क़यादत हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दाखिल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब ने सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा मुल्जिम नामजद किया है। सलीम मांडवीवाला पर सरकारी प्लॉट्स ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी है। अब ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कि हुकूमत के खिलाफ पीडीएम की तहरीक को कमज़ोर करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं मिल रही है, मगर मौलाना फजलुर रहमान बहुत पुरुमीद हैं कि इमरान खान को तो जाना ही होगा। आज लोरालाई में पीडीएम के जलसे में एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान तनहा ही वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए नजर आए। एक तरफ पीडीएम की क़यादत एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म भी काबीना इजलास में वफाकी वज़रा को हुकूमती फैसलों की ओनरशिप ना लेने पर वार्निंग दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्ताफ़ी होने का खुला पैगाम दिया है और कहा है कि वज़रा हुकूमती फैसलों की ओनरशिप लें, फैसलों की मुखालिफत करनी है तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। यही रविश बरकरार रखी तो खुद फैसला करूंगा कि काबीना में रखना है या नहीं रखना। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तमाम वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से वज़रा हैं जो हुकूमती फैसलों की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत को काबीना के अंदर से मुखालिफत का सामना करना पड़ा है अपने फैसलों पर। सवाल तो ये भी अहम है कि इंकशाफात पानामा के हों या ब्रॉडशीट के, दोनों मामलात में शामिल दीगर पाकिस्तानी अफराद को छोड़कर
सिर्फ शरीफ खानदान पर ही तहकीकात को फोकस क्यों किया गया है? नाज़रीन, इसी पर मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। जुबैर साहब, पहले पनामा ले बैठी आप लोगों को, अब लगता है कि ब्रॉडशीट में आप लोगों को उलझा के रखा जा रहा है। अब जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, हुकूमत इनके इंकशाफात को एक बड़ी अहम पेशरफ समझ रही है, यहाँ तक कि एक कमेटी भी बना दी है। कह रहे हैं हुक्मरान अशराफिया की बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। सर, ये सारा क्या मामला है? फिर वो रिश्वत देने की बातें, वो पेशकश, जी मैं बता क्या मामला है सारा? जी देखिए, 3-4 चीजें फैक्ट्स हैं जो मुसावी साहब के मुताबिक। जी, एक तो उन्होंने कहा कि 2000 में उनको एंगेज किया गया था मुशर्रफ की हुकूमत ने और 200 लोगों की लिस्ट दी गई थी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उस लिस्ट में 2002 में बहुत से नाम ऐसे थे जो सब्सिक्वेंटली PML-Q में आ गए या PPP पैट्रियट्स में आ गए और उनके नाम उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ साहब ने वापस ले लिए, ये भी उन्होंने कहा। 2003 में उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल कर दिया, ये भी उन्होंने कहा। 2003 में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा उसके बाद एकदम से जंप वो करते हैं 2012 के एक साहब अंजुम डार, जिसको उन्होंने कहा allegedly, he is saying कि I don't claim 100%, I am saying allegedly, he said कि he represents नवाज शरीफ, और उन्होंने मेरे सामने एक फोन भी किया जो कि उर्दू में था, जिसका मैं तस्दीक नहीं कर सकता। फिर वो जंप लगा के आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा शादी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो सवाल हम सबको उठाना चाहिए। उसी मुसावी के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2019 में मेरे पास शहजाद अकबर साहब आए और मेरे पास एक सीनियर आर्मी ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि जी एक $1 बिलियन का कोई अकाउंट है, अगर वो उसको रिट्रीव करवा देंगे, उसका ये कॉन्ट्रैक्ट उनको देने के लिए तैयार है रिट्रीव कराने का, अगर मुसावी साहब 50% कट शहजाद अकबर साहब को देने के लिए तैयार है, ये उन्होंने कहा है। और फिर उसके बाद के फैक्ट्स ये हैं कि जी लंदन हाई कोर्ट में जो अपील थी अटैच करवाने की एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, वो बर्खास्त होगी। और सबसे बड़ी जो फैक्ट है, जो कि हम सबको, मुसावी साहब को कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम सबको पता है, कि अभी दिसंबर में लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अकाउंट्स थे उसको फ्रीज करके $25 मिलियन इस हुकूमत की नाली की वजह से उनके ब्रॉडशीट की जेबों में जुर्माने की मद में गया। ठीक है, अच्छा, शहजाद अकबर ने आज कहा है कि आपको पता है ना कि इंग्लैंड में, लंदन में रिश्वत देना कितना बड़ा जुर्म है। अगर वाकई मरियम औरंगजेब साहिबा ये बात कर रही है, फिर तो जाके उन्हें वहां पर बात करनी चाहिए, केस करना चाहिए। भाई ये तो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत बड़ा ऑफेंस है वहां पे। कमाल है। हुकूमत में बैठे शहजाद अकबर, ऊपर बैठे इमरान खान, मुसावी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कट मांगा था और केस करें हम। ओ भाई, केस तो आप करें मुसावी के खिलाफ। मतलब मुसावी ने यह कहा कि इन्होंने मेरे से 50% कट मांगा $1 बिलियन का, और केस करें हम। भाई केस तो आप पर इल्जाम लगाए, हमारे पर तो उसने कहा है कि एक अंजुम डार साहब है एक allegedly, तो मैं किस पर जाके केस करूं? मुझे तो अंजुम डार का पता भी नहीं है। और वो भी वैसे भी एक बात समझ में नहीं आ रही ना, अगर 2003 में उस फर्म के साथ मुआहदा ही खत्म हो गया, तो फिर 2012 में कोई क्यों कहेगा कि जो है ना आपको हम रिश्वत देते हैं, जब मुआहदा ही नहीं है? अच्छा, और क्यों कहेगा? वो तो एक सवाल बनता है, लेकिन 2018 के बाद जब इनकी हुकूमत आई, वो तो केस बनता है और वो तो फैक्ट्स कुछ रिवील भी हुए हैं कि इन्होंने कहा कि मुसावी साहब के मुताबिक कि जी ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि हम आपको नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे अगर आप 50% कट हमारे पर करें। तो सबसे पहले, और फिर उसके बाद इनकी नाअहली की वजह से लंदन हाई कोर्ट में इन्होंने कोशिश की अटैचमेंट करवाने की, और इनकी नाअहली की वजह से वहां एम्बैरेसमेंट हुई और $25 मिलियन पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का। मेरा वो बात बिल्कुल ठीक है, इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए, लेकिन ब्रॉडशीट के सरबराह ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ, लेकिन नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं बकौल उनके नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, उनकी एक नहीं 100 से ज्यादा जायदादें हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे कहे तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे साथ कोई मुआहदा करेंगे। शाजिया 2000 में मुशर्रफ साहब ने शुरू किया ये सब, ठीक है, हमने नहीं रोका उनको, ना हमने कहा कि ये आप कैंसिल करें, हमने तो नहीं कहा ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं, वी वर एट द रिसीविंग एंड। 2018 में इनकी हुकूमत आ गई, जो मुशर्रफ की बाकियात हैं 70% वो बैठे हैं, मुशर्रफ बैठे हैं मुशर्रफ के। तो इसमें हमने आज भी रोका आपको, आप उसको एंगेज कर लें। मैं तो चाहता हूं कि ना हो, मान लिया, आप तो चाहते हैं तो हो,
तो आपने क्यों नहीं एंगेज किया था? और वो कौन थे जो सीनियर अफसर गए थे जिन्होंने कट मांगा था? उनका काम क्या था? ये तो हुकूमत को बताना है, ये तो इमरान खान को बताना है, और ट्वीटें इमरान खान कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात है यार। हाँ। मतलब ये तो या तो ये है कि इतने मासूम है इमरान खान, हाँ। या इनकी समझ बूझ नहीं है, ना कॉम्पिटेंस है, ना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, और ये सब का कॉम्बिनेशन है हमारे आज के वजीर आजम जो हमारे अनफॉर्चुनेटली ऊपर बिठा दिए गए सेलेक्ट करके, जिनको अलिफ बे नहीं पता किसी चीज का, और उठा के ट्वीट भी कर दी और कमेटी भी बना दी। और मैं आज शाजिया आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, आज मेरे अल्फाज याद रखिएगा, आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये मुझे दिखा दीजिएगा, अगर वो जो मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई है ना, अगर उसका एक कदम भी आगे बढ़े। ये मेरा चैलेंज है आपसे, बिकॉज इनको जैसे इन्होंने नहीं कर्जों वाली कमीशन बनाया था, जून 2000 के 10 साल में जो कर्जे लिए गए थे, मैंने उस वक्त कहा था कि ये इट्स अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि इन वजीर आजम को पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे होते हैं। ये तो वो वजीर आजम है जो इन्होंने 6 महीने पहले इलेक्शन से ये कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान 2.5 साल में नंबर 1 होगा क्रिकेट पे। आज कहां है पाकिस्तान? मतलब क्रिकेट का तो इनको पता था ना, और अगर किसी चीज का एक बात तो पता ही नहीं था, जुबैर हमारी तो साहब, तैयारी ही नहीं थी। भाई आपकी तैयारी आपने करनी थी ना, आपने सिलेक्टर्स को जाके बताना था कि हमारी तैयारी नहीं है। चीजों को मैनेज करते करते नून लीग कहीं ना कहीं मिसमैनेज कर जाती है। पनामा का आया तो मरियम बीबी ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर कैलबरी फॉन्ट पर पकड़े, इसमें तो वो कोई है ही नहीं। फिर कतरी खत पर पकड़े गए। जी शाजिया, एक सेकंड, उसमें तो इल्जाम था ना, पनामा में तो इल्जाम था, इसमें कौन सा इल्जाम है? जबरदस्ती इमरान खान ने ट्वीट कर दिया तो आपने हमारे ऊपर गोले बारूद फेंकने शुरू कर दिए। भाई क्या ब्रॉडशीट के सरबराह ये भी कहते हैं क्या कहा उन्होंने? नवाज शरीफ जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, वो ये ना समझे कि इनकी जीत होगी है, इनकी 100 से ज्यादा जायदादें यहां पर है, अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हूं। ये तो वो जाने, मुसावी जाने और हुकूमत पाकिस्तान जाने। सवाल तो आपका ये बनता है हुकूमत पाकिस्तान से कि जी मुसावी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ की 100 से ज्यादा जायदादें हैं, आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करवाते? ये तो सवाल आपका उनसे बनता है, तो फिर आप लोगों को भी चाहिए ना, बनता है। इतना संगीन इल्जाम अगर नवाज शरीफ साहब पर लग रहा है तो फिर हद तक इज्जत का दावा करें बरतानिया में कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, एक तो आप लोग जो है ना सारे गोले बारूद, आपको सबसे ज्यादा कंसर्न शाजिया आपको खुद को ये होना चाहिए कि आज हमारे वजीर जो अकाउंटेबिलिटी के वजीर हैं उन्होंने कट मांगा था। आज आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि एक सीनियर अफसर ने कट मांगा था, और वो हमारे वजीर हैं जिनको पास खजाने की कुंजियां हैं। वो मरियम औरंगजेब के खिलाफ हद तक इन्वेस्टिगेशन कराएं, 2012 की जरूर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आज जिनके पास खजाने की कुंजियां हैं, हद तक इज्जत का दावा करने जा रहे हैं वो कौन करेंगे? शहजाद अकबर साहब। कौन? शहजाद अकबर। मरियम औरंगजेब का क्या कसूर है? मरियम औरंगजेब का मेरे पर कर दे, मैं इल्जाम लगा रहा हूं शहजाद अकबर पर, सुना दे उनको ये टेप कि अगर आप पे थोड़ी सी भी ऑनर है, आपके ऊपर कट लेने का इल्जाम लगाया, एंड यू आर सिटिंग मिनिस्टर, यू शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बजाय कि मरियम औरंगजेब से आंसर पूछने जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने तो वो कहा जो उस मुसावी ने कहा, इन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं था, इन्होंने पहले सुना ही नहीं था, इन्होंने जल्दी जल्दी इसको फैलाना शुरू कर दिया, इमरान खान को पता नहीं क्या बताया, सर ट्वीट कर दें। भाई जिस शख्स पर जो सिटिंग मिनिस्टर है, सबसे ज्यादा कंसर्न पूरी कौम का किस पर होना चाहिए? आपको तो ये हमें ये डिमांड करनी चाहिए, इमरान खान साहब आप करप्शन के बहुत खिलाफ है, तो आप प्लीज इस करप्शन को, अगर एक तो वो कह रहे हैं कि जी आप क्यों नहीं असाइन करते हैं मुसावी को या किसी और को कि नवाज शरीफ की जितनी भी वहां जायदादें हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। सही। और दूसरा ये है कि वो जो कह रहे हैं कि आपने कट मांगा था, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इनको तो साइड पर करें ना जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और तीसरे वो कौन साहब थे जो जिनका न ताल्लुक न लेन देन, और वो वहां पहुंच गए थे कट मांगने के लिए। और सबसे बड़ा जो सवाल पूछा जा रहा है कि 4.5 अरब का जुर्माना किस मद में अदा किया गया, इस पर भी हुकूमत को जवाब देना चाहिए, और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है हुकूमत से। वो किसकी हुकूमत में गए? इनकी हुकूमत में गए, वो इस हुकूमत में गए। हाँ। और 650 करोड़ जो थे वो गए थे मुशर्रफ साहब की हुकूमत में। हाँ। मिला क्या है? कुछ नहीं। 1000 करोड़ से ज्यादा चला गया पाकिस्तानी अवाम का, और मिला क्या है? कुछ नहीं, जीरो।
सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पीडीएम के जो अब जलसे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, कहीं मौलाना फजलुर रहमान अकेले नजर आते हैं, बिलावल अकेले नजर आते हैं, अब वो एक जोशो खरोश वो चीज़ लग नहीं रही है, एक स्टेज पर बड़े लीडर इकट्ठे नजर आ नहीं रहे हैं, मसरूफियात इसके पीछे वजह है या हर एक की अपनी अपनी सोच अलग हो गई, अब इलेक्शन भी लड़ने हैं, ज़िमनी भी लड़ना है, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है, क्या वजह है कि अब वो एक जो एक थ्रिल नजर आ रहा था पीडीएम के जलसों में वो नजर नहीं आ रहा? उसको थ्रिल के लिए आप आए ना किसी जलसे में, तो वो थ्रिल भी आ जाएगा। तो मरियम बीबी जाती है तो थ्रिल आता है। सुने जरा, पहली बात ये है, ये तय हुआ था, और अ सीरियस नोट, ये तय हुआ था कि जी इतनी जलसे और रैलीज हैं, इसमें हर एक में हर लीडर नहीं आ सकता। किसी में बिलावल नहीं आएंगे तो वो आना शुरू हो जाता है जी बिलावल नाराज हो गए, किसी में मरियम नहीं आएंगी और किसी में मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है उसमें ये तो, ताकि एक मेजर जो पार्टीज हैं उनकी जो एक या दो लीडर्स जरूर होने चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए ना। हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहे, आपके लिए भी कर रहे हैं, तो आप भी आए, थ्रिल इतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे उनके सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो इस खबर को कंफर्म कीजिएगा, तस्दीक कीजिएगा कि नदीम अफजल चंद ने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्या वजह बनी? क्योंकि कल ही अभी वज़ीर आज़म ने वज़रा को कहा कि अगर कोई जो पार्टी फ़ैसलों की ओनरशिप नहीं लेगा, उसकी मुखालिफत करेगा, मीडिया पे डिफेंड नहीं करेगा, इससे बेहतर है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। क्या यही वजह बनी? क्योंकि हम देखते रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में आकर, डिफरेंट टीवी चैनल्स में जाकर, वो जो अक्सर पार्टी फैसलों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, तो क्या यही वजह बनी? वो बहुत ज़्यादा ब्लंट थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ पार्टी में क्या कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता पार्टी फैसलों के खिलाफ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है या प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली ऐसा कहा। कई दफ़ा चीज़ें मिस रिपोर्ट होती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूर कहा था कि एक कंबाइन, उन्होंने एक प्रिंसिपल बात की थी जो एक असूली बात है कि कंबाइन जो काबीना होती है उसकी इज्तमाही ज़िम्मेदारी होती है जब एक फ़ैसला लिया जाता है। अगर आप रिकॉर्ड देखें हमारी हुकूमत का, तो जितनी उन्होंने 10 साल में काबीना की मीटिंग्स की हैं और जितनी डिस्कशंस उन 10 सालों में नहीं हुई होगी, उतनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट में पहले 6 महीने में हो गई होगी। मैं आपको बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहा हूं, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काबीना के अंदर जितनी डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खंदा पेशानी से सुनते हैं, जितनी ज़्यादा डिस्कशन होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, वहां पर डिसएग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है। ये एक बड़े असूल की बात है। अगर आप घर में 2 भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, बाप बेटी हैं, अगर आप घर में एक डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आप सारे अग्री होकर एक फैसला करते हैं, तो फिर आपको उस फैसले के ऊपर इकट्ठे चलना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक असूली बात यह की थी कि जब काबीना एक फैसला कर लेती है, यहां डिसएग्री करें, अपना ओपिनियन दें, वॉइस करें, शवाहद दें, अपना डाटा दें, जिस तरह से मर्जी, लेकिन जब आप अग्री कर जाएं एक बात पे, काबीना पूरी फैसला कर ले, तो फिर वो सबकी जिम्मेदारी। लेकिन आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं? भले ही आपने काबीना में इत्तेफाक कर लिया, लेकिन कल टीवी चैनल पर अगर आप जाएंगे, उसी फैसले के बारे में अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, आप कैसे उसको डिफेंड करेंगे? काबीना में तो आपने कह दिया भाई क्योंकि एक मुतफ़िका फैसला है, साइन करना है, व्हाटएवर जो भी करना है वो कर दिया। भाई डिफेंड कैसे करेंगे जब आपका दिमाग ही इजाजत नहीं देता उस फैसले पर? तो आप उसको डिफेंड मत कीजिए। आप कहिए कि मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, मुझे इस मौजू के बारे में इल्म नहीं है, या मैं इस मौजू के ऊपर शायद डिफरेंट राय रखता हूं, लेकिन मैं काबीना का हिस्सा हूं, इसलिए मैं उस फैसले को इंडोर्स करता हूं। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चंद साहब का जो रेजिग्नेशन है वो इस चीज का हिस्सा है। वो आपने एक सवाल किया तो मैंने आपको जवाब दिया। वो आपको चंद साहब से पूछना पड़ेगा उनके रेजिग्नेशन की वजह। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत एहतराम का
रिश्ता चल है, रहा था colleague कि भी हैं शहबाज हम। गिल से भी उनकी और कोई ट्विटर पर अनबन हुई, कोई झड़प हुई, इसमें क्या हकीकत है? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, उम्र में सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और हमेशा एहतराम का रिश्ता रहा। कल भी उनके साथ मीटिंग्स में इकट्ठे रहा, मजाक भी हुआ, बातचीत भी हुई। एक मैंने ट्वीट किया था, उस पर उन्होंने मुझे छेड़ा कि तुम अगर मुझे ट्वीट करने से पहले फ़ोन करके पूछ लेते तो मैं तुम्हें उस जो एक स्पेसिफिक ट्वीट था उसकी मैं तुम्हें बैकग्राउंड बताता। तो मैंने कहा हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा कर लेता तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो हमारा बहुत ही अच्छा कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप है। आज भी वो मीटिंग में हम साथ थे, उनकी बड़ी कॉर्डियल हमारी इंटरेक्शन थी, मेरे साथ भी, दूसरे कोलीग्स के साथ भी, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी। तो कोई ऐसी वजह इस चीज की नहीं है। अभी रिजाइन एक्सेप्ट तो नहीं हुआ ना? पूछना पड़ेगा, हो सकता है उनकी कोई जाती वजूहात हो। अच्छा, रिजाइन एक्सेप्ट तो नहीं हुआ ना अभी? जी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उनका रेजिग्नेशन फॉर्मली अभी ऑफिस में नहीं है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे रेजिग्नेशन के बारे में, और जो भी इसके बारे में अपडेट होगी वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। ठीक है। अच्छा, शहबाज गिल साहब, ये ब्रॉडशीट की पटारी से अब हुकूमत निकालना क्या चाहती है? कमेटी भी बना दी इस मामले पर। सिर्फ ये निकालना चाहती है जी, हुकूमत सिर्फ ये निकालना चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने के पैसे को पहले लूटा गया, फिर उस पैसे को लूटे हुए को वापस लाने के लिए एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया। उस कंपनी ने वाकई, अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी, क्योंकि ना हमने एग्रीमेंट किया, हम किसी चीज को अभी जब तक हमारी कमेटी नहीं देख लेती हम उस पर कोई हतमी बयान नहीं दे सकते, लेकिन प्रामा फशाए जो नजर आ रहा है कि वो बादियों नजर में ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि उस एग्रीमेंट को जो किया था और पैसे देने का वादा किया था, फिर अपनी सियासी ताकत के लिए एक उस टाइम के आमिर ने उनके साथ एनआरओ दिया उनको। ये वही नवाज शरीफ जो एनआरओ लेके भागे थे, पहले कहते थे मैंने नहीं एग्रीमेंट किया, फिर कहते थे 5 साल का किया, 10 साल का नहीं, उसी एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो पहले इनको कौम का पैसा लूटने दिया गया यहां सिस्टम में, फिर जब ये पकड़े जाने लगे तो एनआरओ दे के फिर छुट्टी दे दी गई, और फिर एक और लिटिगेशन में गए जहां पर हमारी हुकूमत आने से पहले ही वो फैसला खिलाफ हो चुका था। 2008 में पहली पेमेंट की गई ब्रॉडशीट को, जो पहली पेमेंट की गई, वो जो डिसएंगेज हुए और फिर उन्होंने केस किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि चोरी पकड़ी जानी। जब उन्होंने चोरी पकड़ ली अकॉर्डिंग टू देम, तो इन्होंने कहा जी नहीं, अब ये चोरी नहीं पकड़नी क्योंकि एनआरओ दे दिया, और उससे फिर गए और पीछे आ गए, खत्म हो गया था। 2003 में तो मुआहदा खत्म हो गया था। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि दोबारा समझिए, एक मुआहदा किया गया, हाँ। उस मुआहदे के तहत एक कंपनी ने काम किया, अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी उन्होंने काम किया, और वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सामने ले आए और उनके ऊपर लिटिगेशन शुरू हो गई। और जब वो पैसा वापस आने लगा, जैसे 60 मिलियन था जरदारी साहब का, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान वापस आ गया था, ऑलमोस्ट, क्योंकि वो स्विस हुकूमत जो अदालत ने उसने पाकिस्तान के हक में फैसला करके वो पैसा पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन उससे पहले दोबारा एनआरओ दिया गया और जरदारी साहब 60 मिलियन फिर वापस ले गए अपने अकाउंटों में। पहले कहते थे मेरा नहीं है जरदारी साहब, और जब फैसला हो गया और एनआरओ लेके वो पैसे ले गए। 4.5 अरब किस मद में दिया, अवाम का पैसा गया, वो किस मद में गया? जी बताता हूं मैं। इस हुकूमत ने इस मद में दिया कि शरीफों और जरदारियों को मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। उस एनआरओ की वजह से जो मुआहदा था ब्रॉडशीट के साथ और दूसरी कंपनीज के साथ वो टूटा। वो कंपनीज अदालत में गई 2006-07 में, 2008 में पहला फैसला आया उनके खिलाफ, फिर एक दूसरा फैसला 2017-18 में आया। हमारी हुकूमत के आने से पहले ये मुआहदे हुए, पहले ही ये लूटमार हुई और पहले ही ये फैसले हुए कि अगर वाकई आप लोग करप्शन का पैसा, करप्शन का सब कुछ निकलवाना चाहते हैं, फिर इसी कंपनी के साथ दोबारा मुआहदा कीजिए, वो तो तैयार है आपको हेल्प करने के लिए। वो देखते हैं सारे, नहीं देखिए सारी चीजें, लिटिगेशंस तमाम क्या है, कानूनी तनाजर क्या है, हमें मुआहदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, तमाम चीजें देख के, क्योंकि इसमें कौम के पैसे का सवाल होता है, सारी चीजें देख के उसमें फैसला करेंगे। अगर कौम का पैसा जिस भी तरीके से वापस आता हुआ वो काम जरूर करेंगे। तो शहजाद अकबर साहब जब वहां जाकर ब्रॉडशीट के सरबराह से मिले, वो किस 25% की 30% की बात कर रहे थे कि आप ये हमें बताएं, हमें कितना देंगे? आपको पता है कि शहजाद अकबर ना ऐसे हैं, ये मरियम औरंगजेब के कह देने से तो ये बात नहीं हो जानी ना। मरियम औरंगजेब तो कुछ भी कह सकती हैं,
और ना वो ऐसा करेंगे और ना वो ऐसा करते हैं। और उन्होंने आज एक मरियम औरंगजेब को कानूनी नोटिस भी भेज दिया कि इस बात को साबित करें वो। तो ये मरियम औरंगजेब तो कल को कह देंगी कि शहजाद अकबर ने मार्स के ऊपर प्लॉट काट कर बेच दिए हैं, तो नहीं, वो तो हम नहीं मान रहे। शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट के सरबराह से लंदन जाके मुलाकात नहीं की। ये तो आपको शहजाद अकबर साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो किस किस से मुलाकात करते हैं अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियों में, मुझे नहीं पता उस बात का, वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पनामा केस का मामला हो, पनामा पेपर्स हो या ब्रॉडशीट का मामला, पनामा में भी 400-450 लोगों के नाम थे उस लिस्ट में। अब जो ब्रॉडशीट का मामला है, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो लिस्ट दी गई थी, 200 लोगों के उसमें नाम थे। दोनों मामलात में तमाम नाम छोड़कर सिर्फ एक शरीफ खानदान पर ही, उन पर ही इन्वेस्टिगेशन को क्यों फोकस किया जा रहा है? लेकिन शाजिया, आपने इसके साथ एक और चीज ऐड नहीं की कि दोनों मामलात हो या कोई भी मामला मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। हाँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी अकाउंटेबिलिटी उसकी स्पिरिट के मुताबिक करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की स्पिरिट हमारे दीन की रूह से भी और मौजूदा मुहज़्ज़ब दुनिया के उसूलों के मुताबिक भी ये है कि वो ऊपर से शुरू होती है, ज्यादा ताकतवर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, और वो करंट से शुरू होती है और फिर वो जाके पास्ट का या फ्यूचर का अहाता करती है। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के जितने भी मूव्स हुए, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर हमने देखा, उसके बाद के देखें तो उसका मोटिव कतन भी एहतिसाब नहीं होता, वो होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। मसलन उस वक्त नवाज शरीफ वगैरह और पीपल्स पार्टी को सीधा करने के लिए और मुस्लिम लीग काब बनाने के लिए अकाउंटेबिलिटी को और इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया, और इसकी गवाहियां खुद नेब के साबिक चेयरमैन भी दे चुके हैं, जनरल अमजद हो या बाकी लोग हों। मौजूदा दौर में भी अकाउंटेबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात इससे अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई या इस मुल्क को लूटा नहीं गया या यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, ये हम नहीं कह सकते। देखें, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब भी अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सके हैं। इस मुल्क में जरदारी साहब भी अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सके हैं। इस मुल्क में मुशर्रफ साहब भी अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सके हैं। इस मुल्क में इमरान खान साहब भी अपना हिसाब देने को तैयार नहीं है, पार्टी फंडिंग के हिसाब के सामने है। फिर ये भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी वाला हो या नून लीग वाला हो, वो उस वक्त अगर मुस्लिम लीग काफ में चला जाता तो वो फिर पवित्र बन जाता। आजकल वो अगर वो पीटीआई में आ जाए या उसका इत्तेहादी बन जाए तो वो पवित्र बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुलविस नहीं रही है या पीपल्स पार्टी की नहीं रही है। हमने कभी नहीं कहा। पीपल्स पार्टी के दौर में भी करप्शन उरूज पे रहा, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी उरूज पे रहा, मुस्लिम लीग काफ के दौर में भी उरूज पे रहा, आज भी करप्शन उरूज पे है। और ये सिर्फ सियासतदानों के तबके में नहीं है, सही, ये तमाम तबकात में है। लेकिन एक और चीज सलीम साफी साहब, वज़ीर आज़म ने अब ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा जो खत्म हुआ, अब जो इसके लिए कमेटी बनाई है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि मुआहदा क्यों खत्म हुआ है, फिर तो इस चीज पर भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आपकी हुकूमत में जो 4.5 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल के आपने दिया, हमारा ही पैसा दिया, हमारा आपका आवाम का पैसा दिया, वो किस मद में दिया है आप लोगों ने? पैसा मिला तो आपको कुछ नहीं, 450 अरब आपने दे दिया, फिर तो इसको इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए। देखिए, अगर ना उनको ये एतराज होता, अगर वो मुखलिस होते
मौजूदा चेयरमैन नैब के खिलाफ सबसे ज्यादा तकरीरें इसी इमरान खान साहब ने की है। इसी नैब के खिलाफ नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे ज्यादा तकरीरें उन्होंने की है। ये चेयरमैन नैब नामजद करदा है जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का। एक इस वक्त इस मुल्क में अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल एहतसाब बंदा है तो वो खुद चेयरमैन नैब है। फिर अगर कोई दूसरा ज्यादा काबिल एहतसाब बंदा है तो वो फिर नैब के और हुक्काम है। क्या इमरान खान साहब ने उनका मुहासबा होने की इजाजत दे दी? कमेटी बनाना तो दूर की बात है। आपको पता है ना कि जब उनसे मुतालिक जावेद चौधरी के कालम और वो सारी चीजें आ गई बिल्कुल, थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना। वो इस हुकूमत ने दबा दी कि नहीं दबा दी? फिर अगर उन्होंने कमेटी बनानी होती तो फिर अपनी पार्टी फंडिंग केस के लिए बना देना। हाँ। फिर जरा जो है BRT के लिए भी बना दें। अच्छा, फिर इस हुकूमत की तो इससे पहले हम 200 कमेटियां वो कर चुके हैं। वो जो पॉजिटिव काम है वो ब्यूरोक्रेसी के इस्लाह के लिए जो कमेटी बनाई थी उसका क्या हुआ? इसी इस्लामाबाद में ताहिर दावड़ वो गायब हो गए थे, आपको याद है? उसके लिए कमेटी बनी थी ना। बिल्कुल। आज कितने महीने? कमेटी तो उस चीज के लिए भी बनी थी कि पिछले 10 साल पहले जो कर्जे लिए गए वो कहाँ गए, किसने इस्तेमाल किए, उसका भी कुछ नहीं बना। कर्जों की कमेटी का क्या हुआ? अजमल वजीर का केस आया था, इनके खुद अपने वजीर आला ने कमेटी बना दी ब्यूरोक्रेट्स की, कोई जुडिशियल नहीं थी। कहा गया था 1 महीने में रिपोर्ट देंगे, 3-4 महीने हो गए, वो रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आ रही है? बिल्कुल सही। वो मासूम है या कि गुनाहगार है? तो ब्रॉडशीट की पटारी में से कुछ निकलेगा? देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जो एक माजी में इनके बड़े उस्ताद भी रहे हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, अरुण रशीद साहब एक फिक्रा कहा करते हैं कि जिंदगी दूसरों की खामियों पे नहीं अपनी खूबियों पे जीना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब की हुकूमत के पास अपनी कोई खूबी नहीं है बयान करने के लिए। तो ये तो एक इस हुकूमत की पॉलिसी है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की खामियों और गलतियों और ब्लंडर्स और गुनाहों के तस्करे पे वक्त गुजारना है। और दूसरी इनकी ये पॉलिसी है और ये मुनज़्ज़म हुकूमती पॉलिसी है कि उनको हर वक्त इंगेज रखना है। हाँ। मीडिया की सतह पे, अदालत की सतह पे, मुकदमात की सतह पे और कमीशनों की सतह पे, इंक्वायरी की सतह पे। और तीसरी इनकी सोची समझी पॉलिसी है कि सियासत और मीडिया में इन इश्यूज की बुनियाद पर इतनी पोलराइजेशन करनी है कि कोई इनके गवर्नेंस की तरफ तवज्जो ना दे सके, कोई GDP की जवाल की तरफ तवज्जो ना दे सके, कोई इनकी काबीना में बैठे हुए चोरों की तरफ तवज्जो ना दे सके, कोई खारजा पॉलिसी के ब्लंडर्स की तरफ तवज्जो ना दे सके। तो ये उस मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है और उसका एक कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के शहरी अब ये समझ रहे हैं कि अमेरिका में जमहूरियत को खतरा है। गुज़श्ता हफ्ते कैपिटल हिल पर होने वाले हमले के बाद अमेरिका में होने वाले हालिया सर्वे के मुताबिक रिपब्लिकन के 77% और डेमोक्रेट्स के 76% वोटर्स अमेरिकी जमहूरियत को अब खतरे में महसूस कर रहे हैं। इसी सर्वे के मुताबिक 56% वोटर्स ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले का जिम्मेदार समझते हैं, जबकि 42% इन्हें इस इल्ज़ाम से बरी जिम्मा समझते हैं। इस सर्वे में सबसे अहम चीज़ ये है कि 52% अमरीकी ये समझते हैं कि ट्रंप को इक़्तिदार की मुद्दत पूरी होने से पहले ही उनको ओहदे से हटा देना चाहिए। इस सर्वे से ये जाहिर होता है कि अमरीकी अवाम इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से काफ़ी परेशान और तशवीश में मुब्तला हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए 25वीं आईनी तरमीम के इस्तेमाल पर करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक़ में 223 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 205 वोट पड़े। लेकिन इस करारदाद के मंजूर होने से पहले ही अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने ऐलान किया कि वो डेमोक्रेट्स की करारदाद को रद्द करते हैं। माइक पेंस ने हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के नाम लिखे गए ख़त में ये कहा है कि 25वीं तरमीम का इस तरीके से इस्तेमाल करना
मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बुरी मिसाल को कायम करेगा। नायब सदर की जानिब से इस तरमीम के इस्तेमाल से इनकार का मतलब ये है कि अब सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े के लिए वोटिंग की जाएगी, जबकि अगर हाउस में सदर ट्रंप का मवाख़ज़ा हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाती है, तो इसकी कार्रवाई फिर सेनेट में होगी, जहाँ उन पर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उनका फ़ैसला किया जाएगा। सदर ट्रंप पर बगावत और फसाद के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जबकि सदर ट्रंप को कसूरवार ठहराने के लिए सेनेट में 2/3 अक्सरियत की भी ज़रूरत है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस मकसद के हुसूल के लिए कम अज़ कम 17 रिपब्लिकन्स की हिमायत दरकार होगी। ये भी कहा जा रहा है कि मवाख़ज़े की कार्रवाई में डेमोक्रेट्स वोटिंग के ज़रिए सदर ट्रंप का दोबारा कभी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो 2024 के जो सदारती इंतखाबात होंगे इसमें हिस्सा लेंगे। जबकि अमरीकी फ़ौजी क़यादत ने फ़ौजी एहलकारों और सर्विस मेंबर्स के लिए एक तहरीरी मेमो भी जारी किया है, जिसमें ये वाज़े किया गया है कि फ़ौज आइनी और जमहूरी अमल में किसी सूरत भी मदाखलत नहीं करेगी। इस तहरीरी मेमो में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर होने वाले हमले की मज़म्मत भी की गई है, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि 6 जनवरी को होने वाली हंगामा आराई में कुछ साबिक अमरीकी फ़ौजियों ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि हाजिर सर्विस फ़ौजी एहलकार भी इन हंगामा में मुलव्वस थे या नहीं। इसी पर मैं बात करूंगी। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मवाख़ज़े की तहरीक में आप समझते हैं डेमोक्रेट्स कामयाब हो सकेगी, ऑल्दो कि रिपब्लिकन के भी बहुत से लोग इस तहरीक में वोटिंग उन्होंने दी है, वो चाहते हैं कि इम्पीचमेंट हो, प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके टाइम से पहले हटाया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन के लोग भी, आपके अपने लोग नाराज़ हैं अपनी पार्टी के, ये तहरीक कामयाब होगी? मेरे ख्याल में देखें, इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस। अब ये रिपब्लिकन जो साथ हैं और डेमोक्रेट पार्टी दरअसल ये खौफजदा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के दोबारा 2024 में आने के लिए। जो रिपब्लिकन इस वक्त जो स्पाइनलेस रिपब्लिकन साथ दे रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी का, उनकी अपनी इंटेंशंस है आगे पॉलिटिकल ऑफिसेज के लिए, इसलिए वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर इम्पीचमेंट होती है तो मेरे ख्याल में जो 4 साल मूवमेंट चल रही है उसको मजीद तकवीयत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब, और नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप साहब, 74 मिलियन लोग जिन्होंने वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, दे हैव इंटेंशंस टू हैव अ मूवमेंट अगेंस्ट सोशलिज्म, अगेंस्ट द लिबरलिज्म, अगेंस्ट सोशलिस्ट एजेंडा। तो अगर ये होता है तो अमेरिका विल बी डिवाइडेड मोर। 6 जनवरी को जो कुछ हुआ, क्या वो 20 जनवरी को भी दोबारा देखने में मिलेगा? नहीं, वो मैं ये बताऊंगा, 6 जनवरी को एग्जैजुरेट किया जा रहा है। 6 जनवरी को जो रिपब्लिकन कैपिटल हिल पे गए, वहां ये बताना चाहूंगा एक कलम तक चोरी नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुई। या ये बताना चाहूंगा कि देखें इस तो 4 लोग कैसे मरे? 4 लोग कैसे मरे फिर? मरे, मैं बोल कर बताता हूँ। एक बंदा शूटिंग में मरा है, पुलिस अफसर हार्ट अटैक से मरा है, और दूसरे लोग हैं वो सर्दी की वजह से मरे हैं। तो फिर नौबत क्यों आई यहाँ तक? वो नौबत इसलिए आई है कि इलेक्शन स्टील किया गया है। यहाँ पे जो कोविड है उस पर सियासत हुई है। यहाँ पे CNN और एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना कोई इतना आसान थोड़ी है, और उसी की सजा डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिल रही है। तो आप समझते हैं कि 6 जनवरी के बाद से रिपब्लिकन पार्टी के अपने अंदर एक जो है ना वो डिवीजन आ चुकी है, दरार पड़ चुकी है, बहुत से अपने लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब को पहले दिन से ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी की मुखालफत का सामना था, उन्हें रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट का भी सामना था। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन 40-40 साल से बैठे हैं, उनका सबका मुस्तकबिल खतरे में था, और वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिच करते थे। हमारी पार्टी के अंदर यहाँ पे एक आपको देखने वालों को इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, उनको हम राइनोज कहते हैं, राइनो, रिपब्लिकन इन नेम ओनली। और वो ये सारे जिस तरह के मिट रोमनी हैं, ये अपने मुफादात के पीछे जाते हैं, पार्टी के पीछे नहीं जाते। और उसी तरह के लोग आज डेमोक्रेट पार्टी के साथ भी खड़े हैं, निकी हेली और इस तरह के लोग जिनके अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं, उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कैंप बड़े अरसे से छोड़ दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन 74 मिलियन लोग, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मूवमेंट विल कैरी ऑन एंड वुड डेफिनेटली। आज तो प्रेसिडेंट ट्रंप बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ना करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों वीकनेस का वो मुजाहरा करना चाहते हैं? क्यों बताना चाहते हैं कि मैं वीक हूं, फेस नहीं कर सकता अपनी हार को? ये डिनायल है, ये वीकनेस नहीं है। ये अपनी पार्टी का, अपने लोगों को बताना है कि इलेक्शन हैज बीन स्टोलन फ्रॉम अस। CNN ने जिस तरीके से वोटर माइंड मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से कोविड में पॉलिटिक्स हुई है, ये जरूरी है कि लोग जाने। और 4 साल, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, 4 साल अगर जो बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रेसिडेंट नहीं समझा, तो आज हम क्यों समझेंगे?
प्रेसिडेंट ट्रंप साहब उनको एक्नॉलेज करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिकन रहनुमा साजिद ताहिर साहब से, थैंक यू वेरी मच मुझे ज्वाइन किया है। नाज़रीन, अब ताहिर जावेद साहब ने, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, मीडिया पर यहाँ पर चल रहा था कि बाइडन की जो हलफ बेदारी की तकरीब है, इसमें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी जो है ना वो दावतनामा मौसूल हुआ है, उन्हें शिरकत की दावत दी गई है। आप इसकी तस्दीक कीजिएगा, क्या वाकई उन्हें दावतनामा दिया गया आप लोगों की तरफ से? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत ही स्मॉल, छोटे साइज की ये इनॉग्रेशन है और इसके अंदर पेंडेमिक की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से और बहुत सारे और इश्यूज जो भी आप देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से होते रहे, अनसर्टेनिटी थी, तो किसी भी आउट ऑफ द कंट्री तो किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया। यहाँ पे लिस्ट के अंदर किसी का नाम भी नहीं है। और मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा जो आपने बात की है, मेरे से भी ये चीज़ कल किसी ने यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने मेरे से पूछा था कि इसके अंदर आप पता करके बताएं कि इज़ दैट ट्रू। तो बहरहाल उनके लिए मैंने जो थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इनका किसी नहीं था। अब आई एम श्योर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो आई एम श्योर कि वो तो यानी इस तरह का जो फेक न्यूज़ को प्रमोट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आई बिलीव कि किसी ने शायद मजाक में इसको बना दिया है, या हो सकता है कि उनके किसी स्पोक्स पर्सन ने भी इस चीज की तस्दीक नहीं की, उन्होंने खुद भी इस चीज को बात की। तो दिस इज जस्ट इट्स अ न्यूज़ बीन, वो क्या कहते हैं ना कि ऐसी स्लिप की गई है अंदर उसका। तो एज सच यहाँ पे तो आपको मैं बताऊं कि 2000 से ज्यादा की इनविटेशंस टोटल नहीं है इस वक्त तक। अच्छा, अब हाँ, 2000 के अंदर अब अगर इसको नोट करें तो कांग्रेसमैन, सेनेटर्स को और उनकी स्पाउसेस को भी आप टुगेदर करें तो 1200-1300 लोग तो ये मतलब उसके अंदर फिर जजेस, फिर एम्बेसडर्स होंगे सब मुल्कों के 200 के करीब, तो ये 2000 बंदा बन जाता है। अब मुल्क से बाहर अगर बुलाने जाएंगे तो आई एम श्योर कि ऐसा तो नहीं होगा कि किसी पाकिस्तान या किसी एक ऐसे मुल्क, किसी भी एक मुल्क की दूसरे मुल्क से ना बुलाया जाए। वेरी ट्रू, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अब माइक पेंस ने तो आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर ट्रंप को हटाने से इनकार कर दिया है। अब मवाख़ज़े के लिए ज़ाहिर है वोटिंग होगी, जबकि इल्ज़ामात साबित करने के लिए भी सेनेट में 2/3 की अक्सरियत चाहिए, जो आप लोगों के पास नहीं है। तो इम्पीचमेंट की तहरीक भी फिर कामयाब तो होती हुई नज़र नहीं आ रही ताहिर साहब? नहीं, बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है। आपको ये बताऊं कि हाउस के अंदर हमें चाहिए 17 वोट और सेनेट में चाहिए 23 वोट। और मिच मकानो ने कल अनाउंस किया है कि मिच मकानो जो सेनेट के सरबराह हैं रिपब्लिकन साइड से, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा। आप इसको एक चीज़ याद रखें कि ट्रंप की इम्पीचमेंट हो रही है, लिहाजा ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह गिने जाते थे। जब उनकी खुद की इम्पीचमेंट है तो वो सरबराह उस वक्त नहीं रहे। तो इस वक्त जो आप समझे कि मिच मकानो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ही कैन डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू डिसाइड, और उनके हाँ करने से हमें 23 चाहिए, उनके पास 53 के करीब वोट हैं। तो अगर वो 50% लोगों को भी अपनी पार्टी के यस करके, जिसमें 5-6 ने तो ऑलरेडी यस किया हुआ है, तो उन्होंने मोर और लेस 17 लोग लेके आने हैं। तो कहने का मकसद यह है, और जहां हाउस के अंदर जो 17 हमें चाहिए वो तो उंगलियों के ऊपर गिने हुए पड़े हैं। तो आई सी तो अगर ये इम्पीचमेंट की तहरीक कामयाब हो जाती है, ये कार्रवाई कामयाब हो जाती है, तो 2024 के सदारती इंतखाबात में वो हिस्सा लेने के लिए अहल नहीं रहेंगे फिर ट्रंप? उसके लिए भी अहल नहीं रहेंगे, उनकी सारी प्रिविलेजेस भी खत्म हो जाएगी, उनकी सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी। ही विल बी जस्ट कह लें कि कन्विक्टेड एवरीडे कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट। उसको अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी और किसी भी मुल्क के अंदर प्रोटोकॉल नहीं मिलेगी, अमेरिका में प्रोटोकॉल नहीं मिलेगी और इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। ये तो आप समझें कि बहुत बुरे हालात। अब एक हफ्ता तो रह गया, चंद दिन तो रह गए हैं। आप इम्पीचमेंट की कार्रवाई करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप कौन सी ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हैं कि एक सदर को उसके इक़्तिदार खत्म होने से 6 दिन पहले हटा दिया गया? मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? देखिए जी, मैसेज ये कि नोबडी इज अबव द लॉ।
अब अगर देखें, अगर आप समझे कि चलें यार 4 दिन रह गए तो लेट इट गो, तो आज आप 4 दिन या 8 दिन पहले किसी को लेट इट गो करेंगे तो कल आपको 4 साल पहले भी लेट इट गो करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि यार उसने भी किया था, मैंने भी किया। तो उस वक्त हर शख्स भूल जाएगा कि यार वो आखिरी हफ्ता था तो इसलिए लेट इट गो किया गया। तो ये जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैठते हैं, कानून मेकर्स ने जब डिसाइड करना तो उन्होंने तो इसको एक मिसाल बना के डिसाइड ले। देखिए ना, इतनी एंगर रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टेड ऑफिशियल्स में पाई जा रही है। मैं कहता हूँ आप डेमोक्रेट को छोड़ दें, वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि आइंदा कोई शख्स भी इस तरह धावा और हमला करने की जरूरत। अच्छा, 6 जनवरी को जो कुछ हुआ, 20 को ज़ाहिर है अब तकरीब होनी है, डीसी के लोगों में कोई इनसिक्योरिटी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, खौफ है लोगों में उस दिन के वाक़े के बाद? कंसर्न्स हैं, मैं नहीं समझ, क्योंकि जिस तरह अभी सिक्योरिटी उन्होंने बनाया है कि नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉयड किया, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा जितने देखिए 2000 गेस्ट हैं तो उसमें 5000 नेशनल गार्ड के लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वहाँ खड़े होंगे। अच्छा, अब किसी को आने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने, अच्छा बाय द वे, जिन लोगों ने वो पिछली दफ़ा इतना बड़ा ड्रामा किया था ना, उनकी बिग मेजॉरिटी तो एट लार्ज है, वो तो छुपे हुए हैं इस वक्त, आधे रो रहे हैं उसमें से। आप देखें उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर से फ्लाइटों से निकाल के बाहर खड़ा किया गया, कईयों को अरेस्ट कर लिया गया, कईयों के अरेस्ट के ऊपर $50,000 का इनाम रखा हुआ है। तो वो तो सब इस वक्त भागे हुए हैं। अच्छा, अब नए बंदे लाने पड़ेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, खतरा मौजूद है कि वैसा कुछ हो सकता है 20 को, राइट? एब्सोल्यूट, जी, उसकी बहुत सारी ऑडियो वीडियो पकड़ी गई है ना, जिसके लिए वो फिर ये सारी चीजें जो है इसको एहतियात बिल्कुल की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेट रहनुमा जावेद साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।